नमस्कार दोस्तों। मैं चंचल द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्वालिटी लेक्चर 2 के एमसीक्यू का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 किया था। अब तक उसको 60 लोगों ने देखा है। जिन लोगों को ने देखा है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये सीरीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप परीक्षा किसकी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस की परीक्षा दें या एमपीपीसीएस की दें या फिर बीपीएससी की दें या फिर जहाँ भी दें जहाँ पर क्वालिटी पूछी जाती है एमसीक्यू फॉर्म में, हर उस परीक्षा के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का देखिए मतलब ये नहीं कि केवल क्वेश्चन पढ़ दिए गए उसके उत्तर दिए गए। देखिए, क्वेश्चन से संबंधित जो फैक्ट हैं उससे जो बनने वाले जो प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जितना हो सके उतना इस सीरीज को बार बार देखिए। कई बार क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें पढ़ने से समझ नहीं आती, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ों को सुनने से, उन चीज़ों को जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझने से समझाने से भी क्या होती है, चीज़ें क्लियर होती हैं। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने 12 क्वेश्चन किए थे। आज आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी रिपीट होने के चांसेस, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ऑप्शन हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। तो देखिए, आपको यहाँ पर जो चारों ऑप्शन लग रहे होंगे, आपको सभी लग रहे होंगे। तो देखिए, अगर इन चारों ऑप्शन में देखें तो जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी महारानी का की घोषणा। अब कुछ समझिए क्यों बोलते हैं। देखिए, 1857 की जब क्रांति हुई तो 1858 में क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। और इसको जो है भारतीय स्वतंत्रता का, ठीक, भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया। अब इसको क्यों कहा गया, इसको समझ लीजिए। गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदलकर वायस राय कर दिया गया, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था अब उसको वायस राय के नाम से जाना जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला गवर्नर, सॉरी, भारत का पहला वायसराय बना था। ये एक फैक्ट आपको क्लियर हो गया। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग क्या था, उस समय का गवर्नर जनरल था। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या कि राज्य सचिव का पद बनाया गया। राज्य सचिव का पद बनाया गया, यानी राज्य सचिव के पद की नियुक्ति की गई, बने बनाया गया। और संपूर्ण शासन पर इस व्यक्ति का क्या था, नेतृत्व था, यानी संपूर्ण शासन पर ये व्यक्ति अपना होल्डिंग रखा हुआ था। इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद थी। 15 सदस्यीय परिषद थी। अब ये समझिए, ये व्यक्ति जो था, देखिए ये व्यक्ति तो भारत में रहता था, वायसराय, और जो राज सचिव था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था। यानी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधि हुआ करता था। भले इसको हमने न चुना हो, लेकिन इसको किसने, ब्रिटेन ने इसको नियुक्त किया था। और इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद होती थी। ठीक, ये इसको सलाह देती थी। इस प्रश्न से ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं परीक्षा के उद्देश्य से। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई। प्रतिनिधि संस्थाएं भारत में प्रारंभ हुई। तो देखिए, प्रतिनिधि संस्थाओं का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक, पोर्टफोलियो सिस्टम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया? देखिए, ऑप्शन हमारे पास क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 को जो है पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहा जाता है। अब इससे संबंधित जो फैक्ट है वो समझ लीजिए। भारत परिषद अधिनियम अधिनियम 1861। ठीक, अब इसमें है क्या, देखिए इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको प्रतिनिधि प्रतिनिधि संस्थाएं या प्रतिनिधि संस्थाएं का नाम दिया गया। यानी अब इसमें किया गया कि कुछ भारतीयों को भी जो है, कुछ भारतीयों को भी ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश
शासन में नाम मात्र का अधिकार दिया गया। हालांकि ये बहुत कम था, लेकिन ये सुधार की दिशा में पहला कदम था। और उसमें किया गया कि देखिए, जो उस समय देखिए दो टाइप की इंडिया थी। एक था जो कंपनी ओन करती थी, जिसको ब्रिटिश भारत बोलते थे, भारत ब्रिटिश भारत। और दूसरा भारत था जो रजवाड़ों के पास था। किसके पास था? रजवाड़ों के पास। तो रजवाड़ों को क्या किया गया कि इनको इस एक्ट के द्वारा क्या गया कि आप इस संस्था में मेंबर बन सकते हैं। ठीक। और इसके द्वारा जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए पंजाब में क्या हुआ? विधान परिषद का गठन हुआ। पंजाब में गठन हुआ। फिर कहाँ गठन हुआ? बंगाल में गठन हुआ। बंगाल में गठन हुआ। और उत्तर सीमा पश्चिम प्रांत, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में। तो ये मैं कल बता चुका था कि कब कब कौन हुआ था। जैसे मैं अगर रिपीट करता हूँ, ये 1862 में हुआ था, बंगाल 1866 में हुआ था, और ये 1897 में हुआ था। अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया? देखिए, इस प्रश्न को जो है लोक सेवा आयोग ने और विभिन्न लोक सेवा आयोगों ने कई बार पूछा है। इसका उत्तर आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम। ठीक। यहाँ पे छूट गया, ये 1800 यहाँ पे 92 होगा ऑप्शन में। तो देखिए, इसका उत्तर तो खैर सभी को पता है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 1909 का एक्ट। यानी उत्तर हमारा ए यहाँ पर सही होगा, 1909 का एक्ट। यानी भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, यानी मिंटो मार्ले सुधार। मिंटो मार्ले सुधार से पहली बार, ठीक, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। और यहीं से क्या है, कहते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी। सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या ऑप्शन है? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक। भारतीय उच्चायुक्त, उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर, देखिए होता क्या है, जैसे हमारे एम्बेसडर होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रमंडल के देश के सदस्य हैं, वहाँ कौन बैठता है? वहाँ पे हाई कमिश्नर। यानी हाई कमिश्नर और राजदूत दोनों सेम पद हैं, बस नाम का फर्क है। ठीक है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ये समझिए कि 1919 के एक्ट में, सॉरी, 1919 के एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान थे? तो पहला क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक। अब द्वैध शासन मतलब क्या था? विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद और विधान सभा, यानी वीपी और बीएस। वायसराय की परिषद में छह सदस्यों में से जो छह सदस्य, उसमें से तीन का भारतीय होना क्या था? आवश्यक था। यानी तीन भारतीय होना आवश्यक था। फिर इसमें क्या गया कि देखिए, पहले केवल मुस्लिमों को ही क्या था? तो निर्वाचक मंडल का अधिकार था। लेकिन इससे क्या हुआ, जो हमारे देश में अन्य थे, यानी सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, एग्लो इंडियन बोलते हैं, आंग्ल भारतीय, और यूरोपियन जो इंडिया में रहते थे, इनको भी पृथक निर्वाचक मंडल में या फिर सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में अधिकार दिया गया वोट डालने का। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्या किया गया कि देखिए, 1926 में
1926 में एक सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? तो ली कमीशन के नाम पर। किस पर? ली कमीशन था, ली कमीशन के नाम पर। ठीक है, 1926 में सिविल सेवक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये याद रखिएगा कि केंद्र बजट और राज्य बजट, केंद्र बजट और राज्य बजट दोनों को अलग किया गया, दोनों को अलग किया गया, अलग किया गया। ठीक, और इसी के अंतर्गत, उसी अधिनियम के अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन भी किया गया। साइमन कमीशन का गठन भी किया गया। आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? साइमन कमीशन का गठन जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया, और इस कमीशन ने 1928 में अपनी रिपोर्ट क्या की? पब्लिश की। तो देखिए, इस एक प्रश्न से कितने प्रश्नों के फैक्ट बनते हैं ये समझने की जरूरत है। तो जितना हो सके आप इसको सुनिएगा, रिवाइज करिएगा। मेरा आपको उद्देश्य क्या है कि प्रश्नों को पढ़ाना और उसका व्याख्या बताना। व्याख्या का मतलब क्या है? उस व्याख्या से कितने प्रश्न बन सकते हैं। यदि आप इस सीरीज को ऐसे करेंगे तो ये सीरीज आपके लिए लाभदायक है। वरना देखिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें जो है पीवाईक्यू के नाम पे आती हैं, आप किसी भी किताब को लेके देख सकते हैं, लेकिन इतने प्रश्नों में, यानी एक प्रश्न में इतने फैक्ट कैसे बन सकते हैं ये आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षाओं के उद्देश्य से। देखिए, मैं 15 क्वेश्चन कराता जरूर हूँ केवल, लेकिन उस 15 क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 150 क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इन प्रश्नों की विशेषता है। आइए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे कुछ दिक्कत है, मैं आपको एक बार सही कर लेता हूँ। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, अधिनियम की प्रस्तावना में 3 बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, प्रशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए और बी दोनों सही हैं, उपरोक्त सभी गलत हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि मैं 1919 के अधिनियम की आपको मैंने बहुत सारी क्या की बातों को बताया। तो देखिए, इसमें क्या है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये कथन तो एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि क्या, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाने का मतलब क्या था कि उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करना था। और आप जानते हैं कि उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था जो है 1919 अधिनियम की एक विशेषता थी। दूसरा क्या था कि प्रशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ऑप्शन हमारा ये भी सही है। क्यों? क्योंकि क्या था कि हमने तो बताया थे कि जो 6 मेंबर थे सदस्य थे, इसके वायसराय की कार्यकारिणी के जो 6 मेंबर थे, उस 6 में से जो थे वो 3 भारतीय होते थे और 3 क्या होते थे? ब्रिटेन से, यानी यूरोपीय होते थे, कमांडर चीफ को छोड़कर। ठीक, यानी अगर देखा जाए तो क्या 1+6 कुल 7 होते थे। ठीक है, कुल 7 होते थे। ठीक, इन 7 में से 3 भारतीय थे और 3 यूरोपीय थे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ए और बी दोनों सही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया आपसे कौन एक सही है, कौन सा एक सही है, यानी हमको इसमें सही बताना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। पहला कथन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। चलिए हम लोग एक एक करके सारे कथनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि नेहरू कमेटी यानी नेहरू समिति का गठन जो है, नेहरू समिति का गठन 1928 में किया गया था। और इसने क्या कहा था? सबसे पहले कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, यानी भारतीयों अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। और इसने कहा था कि भारतीयों के मूल अधिकार की चर्चा जो है वो भारतीय ही करेंगे, यानी हम नागरिक हैं इस देश के, तो हमारे अपने कुछ मूल अधिकार हैं, इसने कहा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अन्य ऑप्शनों पर बात करते हैं।
देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो देखिए, है क्या, 1935 के एक्ट में कहीं भी मूल अधिकारों की बात नहीं की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत होता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे। तो देखिए, है क्या कि अगस्त प्रस्ताव 1940 जो था, ये क्या था, तो ये हमारा मुस्लिम लीग से संबंधित था, और मुस्लिम लीग कभी भी मूल अधिकारों की बात नहीं करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत हो जाता है। और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो देखिए, है क्या कि क्रिप्स मिशन जो है वो भारत में आया जरूर था, लेकिन वो ऐसी बात नहीं करता है। 1946 का जो में आया था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने मूल अधिकारों की बात की थी। कैबिनेट मिशन ने मूल अधिकारों की बात की थी, क्रिप्स मिशन ने नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण था। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं? अव्यय का मतलब होता है पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। देश के लिए एक लिखित संविधान, पहला ऑप्शन। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि बनाए जाए। एक संघ की योजना पर विचार किया जाए। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवचित नॉमिनेशन किया जाना चाहिए। ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो देखिए, क्या है कि भारत के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए, यह बात सबसे पहले 1935 के एक्ट में की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अन्य बातें क्या की थी, 1935 के एक्ट ने कहा था कि क्या है कि भारत के लिए जो है एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना सबसे पहले 1935 में की गई थी। ठीक, दूसरा क्या था, इसने कहा था कि प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रांतों से निर्वाचित, प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार में शामिल हों, वो सरकार में शामिल हों। अब विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन हो, मनोनयन हो, यानी गवर्नर यानी वायसराय के अधिकार हो कि वो किसी को भी क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ये जैसे आजकल हमारे कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं और राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ये 1935 के एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, ये प्रश्न इतिहास और पॉलिटी दोनों के अंतर्गत आते हैं, तो ये विशुद्ध पॉलिटी नहीं है। अभी आपको मैं केवल पॉलिटी करा रहा हूँ, मैं ऐसे बारी बारी से आपको सारे विषय कराऊंगा। लेकिन ये क्या है, ये वीडियो आप जितनी बार देखें, हो सके इस पर लाइक कमेंट जरूर किया करिए। आपको सीरीज कैसी लगती है ये बताया करिए। देखिए, आप बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, ये आपके काम किया नहीं है, तभी इसको मैं आगे चला सकता हूँ। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो क्या है कि देखिए, इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक 1935 को जो है दासता का अधिकार कहा था। पंडित नेहरू कहते क्या थे इसको, दासता का अधिकार, पंडित नेहरू ने कहा दासता का अधिकार। वो कहते थे कि ये एक अनैच्छिक यानी बिना हमारी इच्छा के हम पर थोपा गया विधान है, थोपा गया विधान है। इसीलिए उसको दासता का अधिकार बोलते थे। और ये कहते कहते यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और विकृत है, मूल रूप से सड़ा, विकृत और बुरा है। ये बात भी जो है पंडित नेहरू ने कहते थे। ठीक, महात्मा गांधी का जो कथन है वो किसके बारे में है, तो वो क्रिप्स मिशन के बारे में है। किसके बारे में है? क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी का कथन है। वो क्या बोलते थे कि क्रिप्स मिशन क्या है, कि क्रिप्स मिशन जो है एक चेक है, एक चेक है, इस पर कोई डेट नहीं है। ठीक, यानी ये कब कैश होगा कब कैश नहीं होगा, इसलिए उसको उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी। तो अब ये प्रश्न हो गया। आते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आरओ से
और पीछे में कई बार पूछा गया। देखिए इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, देखिए इस पर प्रश्न अब बनेंगे तो हमेशा कैसे बनेंगे, ऑर्डर वाले बनेंगे। जनवरी 1947, जुलाई 1947, जून 1947, अगस्त 1947। इसका सही उत्तर तो जान लीजिए क्या है, जुलाई 1947। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए कैसे। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये हमारा महत्वपूर्ण इस प्रकार का फैक्ट है। देखिए 4 जुलाई, 4 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, यानी ब्रिटिश संसद में को प्रस्तुत किया गया, यानी एक डेट ये महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रस्तुत किया गया। दूसरा क्या है, 18 जुलाई, 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, को पारित किया गया। और इसी दिन सम्राट के क्या हुए, इस पर सिग्नेचर हुए, ठीक। और उसी दिन ये क्या हुआ, अधिनियम लागू हो गया। तो ये दो डेटें याद रखिएगा, कि 4 जुलाई, 18 जुलाई, और हम 15 अगस्त को खैर जानते ही हैं। तो याद रखिएगा कि प्रस्तुत कब किया गया, तो 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, पारित कब किया गया, 18 जुलाई को किया गया। अब देखिए है क्या, इसमें डेट नहीं लिखी थी, डेट नहीं लिखी थी, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होता, जुलाई 1947। अगर डेट लिख के पूछता 18 जुलाई होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 जुलाई, 18 जुलाई, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन कब हुआ था। तो देखिए ऑप्शन हमारे क्या है, जुलाई 1946, सितंबर 1946, अगस्त 1946, अक्टूबर 1946। देखिए पहले प्रश्न में मंथ पूछे, लेकिन आजकल आयोग क्या करता है, इनसे डेट पूछता है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के क्या कहता है, अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार, जिसको हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, का गठन किया गया, ठीक। पहले इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, पहले इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग शामिल नहीं था। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया, यानी मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया। अगर देखिए इसी पर प्रश्न बनाया जाए, देखिए फिलहाल तो उत्तर हमारा क्या है, इसका बी सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतरिम सरकार का कब पुनर्गठन किया गया, अंतरिम सरकार का कब पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन कब किया गया, तो पुनर्गठन किया गया 26 अक्टूबर 1946 को, जिस दिन मुस्लिम लीग इसमें क्या हुआ, शामिल हुआ। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, बहुत आसान सा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए इसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको हमको मिलाना है। तो ये थोड़ा सा राइटिंग का इसमें थोड़ा दूर दूर होना चाहिए था। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909, हम जानते हैं ये अधिनियम कब आया था। तो देखिए भारत अधिनियम जो है ये हमारा कब आया था, इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई थी, यानी प्रांतों में स्वायत्ता होना चाहिए, इसमें हमको ये बात मिलती है। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। शासन पद्धति का आरंभ, एक ऑप्शन हमारा है, दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें से क्या है, अच्छा नहीं देखिए यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। 1909 जो था तो लॉर्ड मिंटो से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या है, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। लखनऊ समझौता कब हुआ, ये हमारा 1919 में 16 में हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या किया कि द्विशासन पद्धति का आरंभ किया गया। देखिए द्विशासन पद्धति का आरंभ 1919 में होता है और खत्म कब होता है, 1935 में। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न अच्छा था, इसको रिपीट होने के चांसेस इसके रहेंगे। देखिए आप सोचते हैं कि क्वेश्चन जैसे का तैसे रिपीट, नहीं, क्वेश्चन रिपीट वैसे नहीं होते। क्वेश्चन क्या होते हैं, आयोग आपसे 2-3 प्रश्नों को मिला के एक नया प्रश्न बनाता है, यानी जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो PYQ की सहायता से प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। मैं आपको जो संबंधित फैक्ट बता रहा हूँ, उस फैक्ट का उद्देश्य ये है कि उस फैक्ट से और कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। माउंट बेटन योजना आधार बनी, किसकी बनी, ब्रिटिश शासन के निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का।
आप जानते हैं कि माउंट बेटन को जो है भारत भेजा गया, भारत के इसके लिए विभाजन को स्वीकारने के लिए, यानी भारत का विभाजन करने के लिए। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत को सत्ता को सौंपना यानी हस्तांतरण करना। और दूसरा उद्देश्य क्या था, अगर आराम से हो जा रहा है नहीं तो बंटवारा कर दीजिए, विभाजन कर दीजिए। इसलिए ये अगर दोनों ऑप्शन अगर रहते हैं, सत्ता के हस्तांतरण और देश का विभाजन, इन दोनों में से सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा उचित आंसर होगा। अगर देश का विभाजन ना होता तो आंसर हमारा पे क्या होता, हम आंसर यहाँ पे बी को चूज करते। तो ध्यान रखिएगा इन ऑप्शनों पर, ठीक है। अब देखिए फिर से अगला प्रश्न हमारा, इसमें सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो ये भी एक आसान सा प्रश्न है। तो देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, तो हम जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। यानी जो मेंबर थे वो प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या किया गया कि भारत में जो है प्रांतीय व्यवस्था में गैर सरकारी बहुमत को बढ़ावा दिया गया। क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। भारत परिषद अधिनियम 1935 द्विशासन केंद्रीय व्यवस्थापिका को स्थापित किया गया। फिर राज्यों में समाप्त किया गया, लेकिन केंद्र में उसको लागू किया गया। इसलिए हमारा इसका क्या हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए, कथन तो हमारा एकदम इसमें सही है। क्यों सही है ये समझ लीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी देखिए यहाँ भारत में, यहाँ पे कोई भी देश होता है तो संविधान बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके, इसलिए कथन ये सही होता है। भारत एक गृहीत संविधान कहा जाता है। देखिए, भारत गृहीत संविधान का मतलब क्या होता है, क्योंकि भारत के संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में जो प्रावधान है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। अलग अलग देशों से हमने क्या किया है, लिया है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रहण किया गया संविधान, या फिर इसको बोलते हैं गृहीत संविधान बोलते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। ये समझ लीजिए क्यों नहीं करता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि गृह संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, क्योंकि गृह संविधान को आपको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ में शामिल नहीं हुए, भारतीय राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया, वायसराय ने इसके पुनर्विलोकन की संस्कृति की, ब्रिटिश सरकार ने उसे लागू करने का निर्णय लिया। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। तो देखिए, इसमें से क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ। क्यों लागू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि उस समय भारत क्या था, दो प्रकार का भारत था। यानी एक भारत कैसा था, ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत मतलब क्या है कि जहां पर ब्रिटिश की संसद का नियंत्रण था, उसको बोलते थे ब्रिटिश भारत। दूसरा क्या था, देसी रजवाड़ों, यानी देसी राजाओं या रजवाड़ों का भारत, जिनके छोटे छोटे क्या थे, जमींदारी थी, छोटे स्टेट थे, उनको बोलते हैं। और ये जो अधिनियम था इन पर लागू नहीं होता था, इसलिए निर्धारित संख्या में देसी राजाओं संघ में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया जनवरी 22 1946 को, फरवरी 20 1947 को, जनवरी 22 1947 को, जुलाई 26 1946 को। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, इसको आप सभी क्या करेंगे। तो देखिए, जनवरी 22 यानी 22 जैन 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप इसको ऐसे समझिए, मैं थोड़ा इसको आपको बताता हूँ पीछे से। देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने
संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, तो आज हम प्रस्तावना बोलते हैं। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, संविधान सभा में प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। यानी प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया, अलग से पारित किया, संविधान सभा ने पारित किया। इसलिए क्या होगा, इसका हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा, उत्तर हमारा यहाँ पर जनवरी 22 1947, यानी उत्तर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 22 1947। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, पहला प्रश्न तो ये, देखिए इसके यहाँ नीचे आना था। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भारत में अपना है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बधा हुआ भारत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये तो एकदम सही है। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन करके शासन के लिए भेजते हैं। ऑप्शन दो है, हमारा कथन दो विषय। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, एक लोकतांत्रिक समाज है। तो देखिए अब यहाँ पर एक समस्या आती है, ऑप्शन देखें, ये कह रहा है एक और दो, एक दो और तीन, दो तीन और चार, और सभी चार। देखिए अगर हम ऑप्शन हमारे पास ऐसा होता केवल एक दो और चार, एक दो चार, तो केवल हमारा ऑप्शन यही सही होता। लेकिन हमारे पास ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं। भारत समाजवाद से बधा हुआ है, तो अगर हम इनमें देखेंगे तो ये सभी चारों सही होंगे। लेकिन अगर इन चारों कथनों में से देखा जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये कथन हमारा एकदम सही कथन है। एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। भारत समाजवाद है, ये भी सही है। लेकिन समाज लोकतांत्रिक हमारा है, ये कथन सत्य नहीं है। लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या होता है कि समाज में जो भी विचारधाराएं होंगी, जो भी निर्णय होंगे, वो लोकतंत्र के द्वारा नहीं होंगे, ये तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर हम इन ऑप्शनों में देखा जाए, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी हमारा सही होता है। लेकिन इसके लिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए था वो एक दो और चार होना चाहिए था। अगर ये प्रश्न आएगा तो इसको एक बार आप देख के ही सॉल्व करिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो ये आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न आप इसको आराम से कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर बी एन राव, तो मतलब बी एन राव जो थे, ऑप्शन बी सही होगा। बी एन राव क्या थे? परामर्शदात्री थे। कैसे? परामर्शदात्री थे, यानी कानूनविद थे, भारतीय संविधान सभा कानूनविद थे ये बी एन राव, बी एन राव। अम्बेडकर क्या थे हमारे? अम्बेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। कौन से? स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। और के एम मुंशी क्या थे? तो के एम मुंशी सदस्य किसके? प्रारूप समिति के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के एन काटू, राजगोपालाचारी। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे। अब ये प्रश्न देखिए, आजकल इस टाइप के प्रश्नों में आयोग में खूब बहसाबहसी हो रही है कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे। देखिए, प्रारूप समिति के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम का मतलब क्या होता है कि कौन सबसे पहले, कौन सबसे बाद। देखिए हमारे पास क्या, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। तो देखिए हम जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई थी, तो हम सभी जानते हैं कि 2 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो हम सभी जानते हैं कि भारत संविधान क्या था? 26
जनवरी 1949 को लागू किया गया था। ठीक। अब देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हमने कर लिया। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था, हमने ये भी कर लिया। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि सबने यहाँ पे लागू होने की तिथि ना। हाँ, 26 जनवरी। ठीक। संविधान पारित कब हुआ, तो हमारा संविधान जो है वो पारित हुआ था कब? 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। मैंने यहाँ गलती कर लीजिए, यहाँ पे 1900, आप इसको क्या कर लीजिएगा, 26 नवंबर 1949। यहाँ पर अच्छा, मैं ये क्या यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, 26 नवंबर 1950 यहाँ पे कर लीजिएगा, 1950 कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए। देखिए, अब कार्य समिति की नियुक्ति की गई, तो ये हमें डेट याद नहीं है, लेकिन अगर हमको ये 3 डेटें याद हों, हम 3 डेटों से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्या होगा, चौथा होगा। दूसरा हमारा क्या होगा इसमें, दूसरा हमारा इसमें जो है वो पहला हो जाएगा। ठीक। पहला, अगर देखिए उत्तर हम देखें यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रहा है, उत्तर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा। अब प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी, इसको भी डेट याद कर लीजिएगा। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो देखिए, अगर हम डेट देखें तो पहले 2 दिसंबर, फिर 29 अगस्त। देखिए 2 दिसंबर में यदि क्वेश्चन नंबर 4, फिर हमारा 29, यानी देखिए यहाँ पे बी और सी देखिए दोनों से हमको दिखाई दे रहा है। फिर अगला डेट है 26 जनवरी 1949, यानी 4 1 3, तो फिर 4 हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 1। उत्तर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और इनको जो है, या तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे डेट दी है, आपके बार कर इसने कहा कि कालक्रम में लगाइए, अगली बार दे दे इसको मैचिंग के लिए। तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 1946 में भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से मनोनीत किए गए थे। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनयन किया गया था। अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो देखिए, इसमें तो क्या है कि देखिए, सभी सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा थे, ये तो कथन है, एकदम गलत कथन है ये। सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, आप जानते हो कथन ये भी गलत हो जाएगा। सभी सदस्य जनता द्वारा चुने गए थे, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन बचा हमारा क्या, सी। देखिए, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, आपको जब उत्तर ना पता हो तो वहां पर थोड़ा सोचिए, जब सोचेंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 25 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949। तो देखिए, भारत संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, आप सभी जान रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक। इसमें कुल कितने हुए थे, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और 12वां जो अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन, 11+1 लिखा जाता है उसको, 11+1। 12वें अधिवेशन में की अंतिम तिथि जो है वो क्या है, 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी उस समय हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये डेट इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 24 जनवरी, यहाँ पर ये ऑप्शन है तो 24 जनवरी होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही होगा, यानी इसी दिन सभी लोगों ने अपने क्या कहते हैं हस्ताक्षर, और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था, तो लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न था। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत की संविधान सभा गठन किया गया था किस प्रस्तावों के अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ये तो बहुत आसान है कि भारत संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अब देखिए, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित कुछ फैक्ट है, इसको समझ लीजिए, यहाँ पे आपको आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा, वो दिल्ली पहुंचा। और 16 मई 1946, 16 मई
1946 को इसने अपने प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत किए कि मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश की और संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व हो। संविधान सभा में प्रांतों का रिप्रेजेंटेशन हो। और कैसे हो? जनसंख्या के अनुपात पे हो। जनसंख्या के अनुपात पे हो। संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधित्व तो और जनसंख्या के अनुपात में हो। अब इसने क्या कहा था कि एक प्रतिनिधि पर एक प्रतिनिधि पर एक प्रतिनिधि पर 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। देखिए, ये फैक्ट आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत काम के हैं। अगर हो सके तो कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिएगा। आपको एक शॉर्ट नोट बन जाएगी प्रिपेयर करने के लिए भी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, 25 सदस्य, 16 मेंबर, 14 मेंबर। तो ये बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, यानी इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, तो हम अंतरिम सरकार बोलते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, इसमें नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। यानी दो में देखिए, माउंट बेटन ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। नेहरू इसमें क्या थे? उपाध्यक्ष थे। नेहरू इसमें उपाध्यक्ष थे। ठीक, अब देखिए, यानी इन दोनों को प्लस कुल 13 लोग और थे। अगर सब कुछ जोड़ ले जाए तो कुल कितने होंगे? कुल 15 सदस्य हो जाते हैं। नेहरू को जोड़ के इसमें कुल 13 था, मतलब कुल कितने होंगे? तो यहाँ पे कुल 14 लोग। तो यानी 13 प्लस 2 कुल कितने होंगे? 15 थे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शामिल था? तो पटेल शामिल थे, वल्लभ देव शामिल थे, मथाई शामिल थे। तो ये एक फैक्ट बन सकता है आपके सामने यहाँ पर भी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था। एकात्मक सरकार का, स्वतंत्र केंद्र सहित संघात्मक सरकार का, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार का, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन जो चाहता था कि कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार हो। कमजोर केंद्र, यानी केंद्र क्या हो? कमजोर हो। और संघात्मक व्यवस्था भारत को अपनाई जाए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे कि यहाँ पर सही होता है। यानी भारत और प्रांतों को मिलाकर संघ की स्थापना की गई। इससे भारतीय राष्ट्रों को शामिल न होने की छूट थी। कुछ विषयों को जो है केंद्र के पास, कुछ राज्यों के पास यानी प्रांतों के पास था। तो ये प्रश्न भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के लिए हम लोग उसको यहीं पर रोकते हैं। और सीरीज कैसी लग रही है आप बताइएगा जरूर। अब तक आपको मैंने 37 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 37 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ। और प्लीज़ इन प्रश्नों से संबंधित जो फैक्ट है उसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट तैयार होगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आप 6 मंथ पीटी मेरे साथ अलग से तैयारी कर लिए, और यदि आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके आप अपने तैयारी पीसेस की हम लोग के साथ भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।